नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न आपके होंगे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय टाइप के। बेसिकली ये होंगे अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिनके माध्यम से मैं समझा करके उनको दीर्घ उत्तरीय टाइप का भी कन्वर्ट कर दूंगा। यानी आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए और एक मैराथन क्लास के रूप में इस क्लास को देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा गया है। हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत आपको और क्लियर करके समझाने का प्रयास करूंगा। जो कठिन टर्म्स होंगे उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। महामैराथन क्लास है ये पॉलिटिकल साइंस की। जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना होता है महोदय? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ना होता है। आप सभी लोगों के समक्ष मैं लाइव प्रस्तुत हूं। आप सभी का जो एक प्रकार से जो है रिक्वायरमेंट थी कि भाई लाइए इस वीडियो को, राजनीति शास्त्र के मैराथन क्लास को लाइए जिसमें तमाम प्रश्न हो और उस वीडियो को देख लें तो हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। आप इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको एक प्रकार से यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। इसमें आपका अति लघु उत्तरीय अगर आपका पेपर आता है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लिखित टाइप का, या आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, तो दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समझें पहला क्वेश्चन मेजर माइनर दोनों के लिए है, ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय माने मतलब, लोकतंत्र किसे कहते हैं? अब भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आपको पढ़ना होता है पहले ही चैप्टर। तो लोकतंत्र क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जो शुरू होती है, बेसिकली आप देखते हैं लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया की पहले चरण के रूप में दिखाई जाती है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है? एक ऐसा शासन होता है या एक ऐसा शासन तंत्र, यानी कि एक जाल होता है, एक तंत्र होता है शासन का, लोकतंत्र, जिसमें क्या होता है, जिसमें शासन शक्ति जो होती किसके पास निहित होती है? जनता के पास निहित होती है, जनता के हाथ में होती है या जनता के पास निहित होती है। निहित माने होना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र है जिसमें क्या होता है, शासन की जो पावर होती है, शासन की जो शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है भैया? वो जनता के हाथों में होती है। यहाँ पर जनता जो होती है वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से शासन के जो बागडोर है या शासन की जो शक्ति है अपने हाथों में एक प्रकार से लिए हुई होती है। क्लियर? जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। आपके मतलब कि या तो जनता स्वयं आकर के भाग ले। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया के एकमात्र देश में है, और वह देश कौन सा है प्रत्यक्ष रूप से जहां पर जनता भाग लेती है? वह देश है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड देश जो है, वहाँ पर कैसा लोकतंत्र है? वहाँ पर आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर है। और स्विट्जरलैंड में एक है बहुल कार्यपालिका। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है स्विट्जरलैंड में, जैसे कोई नियम बनाया गया संसद के द्वारा, अब उस नियम में कोई दिक्कत आ रही है तो जनता आएगी और जनता कहेगी कि इस नियम में फला फला चीज़ कन्वर्ट करना है, संशोधन करना है। तो जनता एक प्रकार से शासन पर कंट्रोल करती है, या शासन की जो बागडोर या शक्ति होती है वो जनता के हाथों में डायरेक्ट नहीं होती। जनता डायरेक्ट सड़कों पर आकर के एक प्रकार से नियम कायदे या फिर संसद भवन में जाकर के नियम कायदों को परिवर्तित करने के लिए एक प्रकार से जो है जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, अब भारत में इतना बड़ा भूभाग है, 32 जो है लाख से ऊपर एक प्रकार से क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जब इतना लंबा क्षेत्र है भारत का और इतनी जनसंख्या है, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति की एक प्रकार से शासन चलाने के लिए हर एक व्यक्ति से पूछा जाए तो ये एक प्रकार से उतना अच्छा नहीं होगा। यानी लोकतंत्र खास करके प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे देशों में होता है। स्विट्जरलैंड में इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। ऐसे ही जब आपका इंडिया है अपना, अब इंडिया में क्या है कि प्रतिनिधि होते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहाँ पर? इंडिया में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दुनिया के सभी देशों में लगभग या अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें क्या होता है, जैसे एक क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं मैं गोंडा का हूँ, तो गोंडा लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुने जाते हैं। जैसे कि यहाँ से राजा कीर्तिवर्धन सिंह मनकापुर के राजा थे, वो बने हैं। ऐसे ही कैसरगंज लोकसभा से, हमारे बगल की लोकसभा है, जो है बड़े चर्चित व्यक्ति रहे जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह, या अभी बिहार के एक चर्चित सांसद हैं, पूर्णिया से हैं, क्या नाम है उनका, यादव जी कोई, जो
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोले थे, फिर उनको धमकी मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर बृजभूषण और ये क्या नाम है आमने सामने आ चुके हैं मैदान में इस समय। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सब जो हैं, ये सांसद लोग जो हैं, इनको हम वोट देते हैं। अब ये सांसद क्या करते हैं, 10 लाख की जनसंख्या जो होती है, यानी कि एक दायरे से गोंडा की जितनी जनसंख्या है, अब उस सभी गोंडा की जनसंख्या का चेहरा बन करके कौन जाता है संसद में, राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह जाते हैं। जैसे ऐसे बृजभूषण सिंह कैसरगंज की जनता की तरफ से जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं, जो सांसद होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्णिया से वो क्या नाम है यादव जी वो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों पर चुनाव होता है और एक मापदंड होता है, एक परिसीमन होता है चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें 10 लाख की जनता पर एक लोकसभा की सीटें तय करी जाती हैं। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, अभी चुनाव हुआ था, जो जीतेगा वो एक प्रकार से पूरी की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी जनता की जो एक प्रकार से कष्ट है, जनता का जो समस्या है, वो समस्या आपके द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है उसी को प्रतिनिधि कहते हैं, सांसद जो है, ठीक है। अच्छा, विधानसभा में अगर राज्यों की अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के लेवल पर, तो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, वहाँ पर आप जो है विधायकों को चुनते हैं या एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब लोग जा करके आपकी एक प्रकार से समस्या को बताते हैं संसद भवन में, विधानसभा में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम 5 साल के लिए चुनते हैं, और ये हमारी बातों को जा करके, जनता की बातों को जा करके संसद भवन में रखते हैं। चूँकि 545 सीट है, अब 545 सांसद बैठते हैं, वो 545 एरिया को कवर करते हैं, यानी पूरी के पूरे भारत को कवर करते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र यही होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे भारत में है, ठीक है। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, संसद में बैठते हैं, हमारी बातों को कहते हैं, हमारे मुद्दों को संसद के समक्ष रखते हैं, ताकि पूरा देश जान पाए उस एरिया विशेष के बारे में। तो लोकतंत्र यही होता है। निश्चित तौर पर अब लोकतंत्र के बारे में आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र के बारे में एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यानी जनता शासन करती है, जनता के द्वारा शासन होता है, जनता के लिए किया गया शासन होता है, वही लोकतंत्र होता है बेसिकली, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपका लोकतंत्र के बारे में आपसे पूछा गया, लोकतंत्र के बारे में आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय था, लेकिन मैंने लघु उत्तरीय टाइप का बता दिया, तो आप बड़े ही आसानी से चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लोकतंत्र के 4 गुण बताइए, यानी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपसे अब देखें, लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय में बन जाएगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए लोकतंत्र की विशेषताओं को या गुण और दोषों का विवेचना कीजिए। तो गुण यहाँ पर आपका है ये वाला, और दोष यहाँ पर 4 दोष, ये 4 दोष 4 गुण लिख देंगे, और ये पूरा लिख देंगे जो मैंने समझाया। तो आपका एक दीर्घ उत्तरीय बन गया लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप एक प्रकार से उसको कर पाएंगे, ठीक है। लोकतंत्र के 4 गुण निम्न हैं। पहला गुण कौन सा है, जनता का शासन। पहली व्यवस्था तो यही कि भाई, पहला विशेषता या पहला गुण क्या होता है लोकतंत्र का, कि ये जनता का शासन होता है, ठीक है, जनता शासन करती है। दूसरी बात, सीमित और संवैधानिक शासन होता है इसका। कैसा, सीमित और संवैधानिक शासन होता है। इसके अलावा मानवीय गुणों का विकास भी यहाँ पर होता है, क्लियर। इसके अलावा लोक कल्याणकारी शासन होता है। इसमें लोक कल्याणकारी मतलब पब्लिक वेलफेयर एक प्रकार से को ध्यान में रख करके शासन किया जाता है, यानी जिसमें जनता का कल्याण हो, जनता जिसमें सुखी हो, ऐसा शासन होता है। तो इस तरीके से 4 गुण इसके हो गए। वहीं जहाँ पर किसी भी व्यवस्था के कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, तो कुछ एक प्रकार से उसके एक प्रकार से हानियाँ भी होती हैं, कुछ उसके दोष भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि दोष क्या हैं, लोकतंत्र के 4 दोष निम्न हैं। पहला दोष है अकुशल व्यक्तियों का शासन होता है। कभी कभी क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, कभी कभी अकुशल व्यक्ति भी शासन में शामिल हो जाते हैं। जनता उनको पसंद करती है, और चूंकि वो उतने विद्वान है नहीं, या जनता एक प्रकार से हमारे डर के कभी कभी किस एरिया में क्या होता है कि किसी के खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे इधर आप देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने खड़े होने की जो है के लिए लोग सोच रहे थे कि कौन खड़ा होगा भाजपा से उनके जगह पर, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने जा करके खड़ा हो जाए, ठीक है। वो दबदबा उनका जो है इधर, ठीक है, वो दबदबा और किसी का आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। राजा भैया भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह के सामने, जबकि अब इस समय तो मंत्री बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो है
कभी कभी अकुशल व्यक्तियों का शासन भी इसमें हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नौकरशाही इसमें हावी हो जाती है, निर्णय में शीघ्रता इसमें नहीं होती है, कोई भी निर्णय लेना होता तो उसमें जनता के रुख को भी ध्यान में रखना पड़ता है, लोगों की सिग्नेचर वगैरह करवाने पड़ते हैं, और भ्रष्टाचार इसमें लगातार बढ़ता जाता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला भी होता है। तो ये सब इसके दोष हो गए, ठीक है, लोकतंत्र के। तो ये सब एक प्रकार से आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ और आप लोग बड़े ही बारीकी के साथ समझ भी रहे हैं। अगला प्रश्न चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 शर्तों का नामोल्लेख कीजिए। यानी लोकतंत्र एक प्रकार से सफल कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी शर्तों का हमको सामना करना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र की सफलता की प्रमुख शर्तें निम्न है, कई शर्तें हैं, निम्न माने नीचे लिखी हैं, ठीक है। पहली बात, लोकतंत्र के प्रति आस्था। सबसे पहली बात, जनता का या एक प्रकार से शासन के प्रति, मतलब लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, लोकतंत्र के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां होनी चाहिए, यानी कि उस देश में जो इकोनॉमिकल सिस्टम है और जो सोशल सिचुएशन है वो सब एक जैसी होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए लोकतंत्र के लिए, एक प्रकार से परफेक्ट होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र वहाँ पर हावी हो पाएगा, लागू हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। शासन का विकेंद्रीकरण। शासन का विकेंद्रीकरण मतलब कि शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, शासन का केंद्रीकरण जहाँ पर होता है वहाँ पर एक प्रकार से मोनार्की होती है, राजशाही होती है, वहाँ पर एक प्रकार से लोकतंत्र नहीं हो पाता है। लोकतंत्र वहाँ पर होगा जहाँ पर शासन कई लोगों के हाथों में बटा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग एरिया के अलग अलग सांसद होते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं नीचे स्तर पर आएंगे तो विधायक होते हैं, प्रधान होते हैं, क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में, सब एक प्रकार से, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई जिला पंचायत सदस्य है। तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र में बटा हुआ है शासन। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, और इस वजह सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है, सत्ता कई लोगों के हाथों में एक प्रकार से जब होती तो उसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण क्या होता है, जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है तो सत्ता का केंद्रीकरण होता है। तो सत्ता अगर विकेंद्रित है, शासन विकेंद्रीकरण हुआ है, तब ठीक है, लोकतंत्र अच्छा होगा। और प्रशुद्ध जनमत, यानी जनमत भी एक प्रकार से ठीक ठाक होगा, तभी लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा लोकतंत्र सफल नहीं होगा। जनता तीसरे दिन हमेशा सड़कों पर आएगी और हर एक नियम कायदों का विरोध करेगी, ठीक है भैया। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो लोकतंत्र से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। मैंने बताया था अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, इन्होंने इस बात को कहा था। जॉर्ज सीले बड़े बड़े विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सीले महोदय, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है उस शासन में, वही होता है लोकतंत्र, ठीक है। ध्यान रखें, किसने कहा भैया, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इसको सीले महोदय ने कहा। सीले एक बड़े जबरदस्त राजनीतिक भूगोल मतलब राजनीतिविद्ता हैं। तो और इन्होंने क्या कहा, अब्राहम लिंकन। तो ये दो परिभाषा याद रखिएगा, आराम से लिख दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये भी चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो लोकतंत्र से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। यही है आपका रिवीजन, ये एक प्रकार से मैराथन क्लास जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करी जाती हैं। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, लोकतंत्र की कोई 4 समस्याएं बताएं। 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, लोकतंत्र की प्रमुख 4 समस्याएं निम्न हैं। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि भाई समस्याएं, अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन कभी कभी इसको होने लगता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति उस लायक नहीं होते हैं वो भी उसमें एक प्रकार से भागीदारी निभा रहे होते हैं और वो भी जो है बोल रहे होते हैं। कभी कभी जिनको कहते हैं कि राज न रहें नीति बिन जाने और अघ न रहें हरिचरित बखाने। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बारे में, राजनीति के बारे में नहीं पता, वो भी राजनीति के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आजकल भारत में आप देखते हैं चाय समोसे की दुकान पर बैठ करके भी कहीं ना कहीं पे लोग कहते हैं कि रे मोदी जी ऐसा करिए, थोड़ा सा अगर उसको ऐसा करते तो बड़ा ज़बरदस्त होता। या एक प्रकार से राहुल गांधी पता नहीं कैसा बोलता है। अरे राहुल गांधी कितना बड़ा व्यक्ति, आप कभी सोचे हो कि चौराहा पे बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हो और कटिंग चाय पी ले और दुनिया भर का ज्ञान वहाँ पे बैठ के झाड़ रहे हो। तो ये एक प्रकार से नहीं होता है कि पेपर पढ़ लिया और उसके बाद में जो भी है तो 4 आदमी से वही सब बातचीत चर्चा करने का विषय बना लिया। यहाँ तक कि चर्चा जब करने का कोई विषय नहीं होता, हम देखें चौराहों पर चाय की दुकान पर तो जाता है एक व्यक्ति, जाता है धूल उठाता है नीचे से, धूल उठाया ऐसे कह के, अब धूल उठाया ऐसे कर दिया, ऐसे उसको धूल को छोड़ रहे नीचे से। अब कहेंगे तो हवा मतलब धूल किधर उड़ रही, मान लेते इधर उड़ रही, तो कहें पुरवाई चली गए, पानी बरसे बड़ी उम्मीद है। तब तक एक आदमी उठेगा, जा काव बतुआत हो भैया, उन्होंने धुर उठे चौआ थी बैरिया, जब तू उठाए रहा तब पुरवाई घूम गई रही।
चौआती पानी बरसे कौनो उम्मीद नहीं है, बूंदा बूंदी हो ही जाए लेकिन पानी ना बरसे। अच्छा तो बस वही पे हो गई चर्चा, जा तू काऊ कहा तो तब की वैसे कहत रहो चौआत रही बेरिया नाई भय पनिया तो बरसबे करिए। तो ऐसे का भवा भैया बातचीत हो शुरू हो गए और बातचीत खूब दबाए शुरू हो गए और बातचीत हो रही है दबा की। अब यहीं पर चर्चा शुरू हुई, भाई कोई पॉइंट चाहिए खोदने की तो कोई आकर के पॉइंट खोदेगा और बातचीत शुरू हो जाएगी और पूरा शाम बीत जाएगी और चाय कटिंग वाली चाय चलती रहेगी, दुकान वाला थोड़ा थोड़ा चाय गरमाता रहेगा, भट्टी सुलगाता रहेगा और उस पर लोग एक प्रकार से उसको जुड़ते रहेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अयोग्य व्यक्तियों की यहाँ पर कभी कभी पूजा होती है, मूर्खों का शासन हो जाता है जनता, मतलब ये जो लोकतंत्र होता है समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी समस्या दल प्रणाली का अहितकर होता है, अहितकर प्रभाव होता है। कभी कभी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जिनको चाहती हैं उनको ही टिकट वगैरह देती हैं, तो कभी कभी अहितकर प्रभाव भी पड़ता है इनका। भ्रष्ट शासन व्यवस्था है ये। इसके अलावा लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक समानता अगर आप सोचेंगे सभी व्यक्ति समान हैं तो आप कभी समानता नहीं दे पाओगे। हर व्यक्ति ना तो समान पैदा हुआ है और मतलब समान तो पैदा होता है लेकिन वो समान होता नहीं है। हर व्यक्ति एक प्रकार से अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से आगे बढ़ता है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो फल पाता है। तो हर व्यक्ति को समानता या हर व्यक्ति को अमीर बना देना या हर व्यक्ति को गरीब मतलब कि एक प्रकार से पैसा रुपया दे करके बराबर कर देना फिर से वो गरीब बन जाएगा, तो ऐसा एक प्रकार से बिल्कुल समानता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो लोकतंत्र बेसिकली एक प्रकार से इतना दोष होते हुए भी क्यों फेमस है, क्यों आजकल भारत या बड़े बड़े देश लोकतंत्र को अपनाते हैं, क्यों? कभी आपने सोचा? इसलिए अपनाते हैं क्योंकि लोकतंत्र जो है इसके समकालीन या इसके जैसा भी कोई शासन और नहीं दूसरा। यानी लोकतंत्र के जो समकालीन या लोकतंत्र के जैसा और कोई शासन होता तो लोग अपना लेते, लेकिन लोकतंत्र के अलावा मतलब कि लोकतंत्र के साथ ही साथ कोई शासन और है ही नहीं कि लोकतंत्र के इतना क्वालिटी रखता हो। यानी लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट है। फिर भी इसमें कमियां ज़रूर हैं, क्योंकि आप देखें कमियां तो हर व्यक्ति में होती हैं, हर एक सिचुएशन में और हर एक चीज़ में होती हैं। आगे देखेंगे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया भैया, प्रश्न क्या है देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए। यानी लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है उसके प्रमुख सोपानों की व्याख्या कीजिए। देखिए वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक राजनीतिक सरकार लोकतांत्रिक बनती है उसे लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। भारत चूँकि जब 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद से आप देखते हैं 1950 में संविधान जब लागू हुआ, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद जब संविधान लागू हुआ 1950 में आकर के, तब आप देखते भारत क्या रूप बना, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। ठीक है, तो वो जो एक प्रकार से लोकतंत्रीकरण क्यों हुआ, लोकतंत्र ही क्यों फॉलो किया गया, तो वही प्रक्रिया होती है जब एक राजनीतिक सरकार लोकतांत्रिक बनती है जिसके माध्यम से उसी प्रक्रिया को लोकतंत्रीकरण कहते हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही भारत एक प्रकार से लोकतंत्र को अपनाया है। भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख सोपान या स्तर यानी स्टेजेस हैं। पहला स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य और तीसरा है केंद्रीय स्तर। जैसे स्थानीय स्तर पर 3 प्रकार की सरकारें आप देखने को मिलती हैं। स्थानीय स्तर पर आप देखते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत और आप देखेंगे जिला पंचायत। ठीक है, राज्य स्तर पर आप देखेंगे जैसे आप देखते विधानसभा विधान परिषदें जिसमें एमएलए एमएलसी होते हैं। केंद्रीय स्तर पर आपके राज्यसभा और लोकसभा है जिसमें सांसद और एक प्रकार से राज्यसभा के सांसद बैठते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती हैं। ग्राम मतलब कि स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, राज्य सरकारें राज्य स्तर पर काम करती हैं और केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर या उन मामलों का प्रबंधन करती है जो पूरे देश से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो है इन 3 स्तरों या 3 सोपानों के माध्यम से चलती है। किस पर भैया? स्थानीय स्तर, राज्य और केंद्रीय स्तर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रहा चीज़ें? चलें अगला क्वेश्चन आप समझेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। 8वां क्वेश्चन आ चुका है, संविधान का क्या महत्व है बताएं। इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। एक किताब जिसमें नियमों की व्याख्या हो, तमाम सारे नियम कायदे लिखे हों, देश कैसे चलाना है, उस किताब की क्या ज़रूरत होती है, उसी को संविधान कहते हैं। संविधान प्रत्येक देश का आधारभूत विधि होता है। विधि माने होता है कानून, नियम। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन नियमों तथा विधियों का समावेश किया जाता है
किसमें? संविधान में, जिसके आधार पर राज्य का शासन संचालित होता है। यानी राज्य का जो शासन होता है, राज्य का जो एक प्रकार से शासन होता है, ठीक है, वो एक प्रकार से चलता है, उन्हीं नियमों के सहारे चलता है जो कि उस पुस्तक में लिखा गया है। इनके साथ ही प्रत्येक संविधान का एक राजनीतिक दर्शन होता है, यानी कि एक फिलोसॉफी होती है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी होती है, उसी राजनीतिक दर्शन को फॉलो करता है। जैसे कि भारत का राजनीतिक दर्शन क्या है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष है भारत, ठीक है, ध्यान रखिए। तो एक वो राजनीतिक दर्शन है, वह कुछ निश्चित सामाजिक व आर्थिक मान्यताओं पर आधारित होता है। कौन? राजनीतिक दर्शन। और हर एक प्रकार से जो पॉलिटिकल एक प्रकार से जो मतलब कि जो संविधान होता है वह किसी न किसी पॉलिटिकल थियरी पर या किसी पॉलिटिकल विचारों पर आधारित होता है, किसी पॉलिटिकल फिलोसॉफी पर ही आधारित होता है, जो कुछ सामाजिक और आर्थिक मान्यताओं पर आधारित होता है। जो दर्शन, उसी दर्शन को एक प्रकार से फॉलो करके और संविधान का निर्माण किया था। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष और समाज मतलब कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है बाद में, हालांकि ये 1976 में जोड़ा गया है। संविधान के संशोधन जब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के बाद में, ठीक है। इंदिरा गांधी ने जब 1975 में आप देखते हैं वो लगवाया था, क्या नाम है, इमरजेंसी, उसके उसी समय में ये चेंज किया गया था। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को एक प्रकार से ये पीडीएफ चाहिए जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, या एक प्रकार से और भी आपको एक प्रकार से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट के आपको चाहिए, ठीक है, इसी सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की आपको मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, इन सभी की पीडीएफ नोट्स और चैप्टर वाइज क्लासेस की पीडीएफ नोट चाहिए तो, या और पीडीएफ नोट जो हमने बनाए हैं वो आपको चाहिए तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत जो है ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट की मिलती रहेगी। जो भी क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी उन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और ग्रुप से जुड़ने के लिए एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी पर आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। केवल 100 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको सभी विषय का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। आपका पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, या आपका जो भी सब्जेक्ट होंगे सभी विषय के आपको क्या मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको और क्या क्या मिलेगा भैया? आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे। जब भी लाइव क्लास होगी तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, ये भी मिलेगा। क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे जो विभिन्न विश्वविद्यालय के हैं वो मिलेंगे आपको। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से जो आपकी बार 2025 में एक पेपर हो गया विभिन्न विश्वविद्यालय में, उसको भी एक प्रकार से मैं सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही बेनिफिट्स होगा। इसके साथ ही साथ एक बात और, आपका अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं भैया, तो सभी विश्वविद्यालय में आपको एक पेपर देना होता है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है ये एक प्रकार से आपका को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया होगा, सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर दिया होगा, ऐसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, इसका भी पूरा का पूरा पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर के एक प्रकार से चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपको नोट मतलब कि ये भी आपको मिलेगा, यानी कि को करिकुलर, मेजर, माइनर सभी का एक प्रकार से तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। तो जिन छात्रों को एक प्रकार से ज्वाइन होना है फटाफट से एसएमएस कर दें 91 61 93 60 62 पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम, तुरंत ज्वाइन हो जाए। जल्दी ज्वाइन होंगे, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी ज्वाइन होंगे, आपके लिए बहुत ही बेटर तरीके से मैंने कर दिया ताकि आप बहुत कम समय में चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाए और आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। लगभग आप देखेंगे आप बिहार से हैं या आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय से, सभी के लिए यही सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा आप जो है उत्तराखंड से हैं, अगर एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पेपर दे रहे हैं, सभी के लिए एक प्रकार से ये व्यवस्था कर दी गई है। तो आप सभी लोग तुरंत जो है ज्वाइन हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। चले 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है भैया, भारतीय संविधान के आधार कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के आधार क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के आधार 3 आधार मुख्य रूप से हैं। पहला है सामाजिक आधार,
दूसरा है आर्थिक आधार और तीसरा है दार्शनिक आधार। इन 3 आधार पर भारतीय संविधान जो है टिका हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक, इन 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे हर तरीके से भारतीय संविधान जो है बड़ा ज़बरदस्त है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और आप देखेंगे 395 अनुच्छेद पहले भी थे, आज उसमें बड़ा संशोधन हुआ, लगभग 100 से अधिक बार संविधान संशोधन हो चुका है। तमाम प्रकार के और अनुच्छेद जुड़े हैं, तमाम प्रकार के अनुच्छेदों को ख़त्म भी किया गया है। कुल मिलाकर के 450 से ज़्यादा जो है अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन जो गिनती है वो 395 की अभी भी है, चूँकि का खा गा करके या ABCD करके वृद्धि हुई है, ठीक है। बाकी उसमें मूल अनुच्छेदों में छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ 12 अनुसूचियाँ हैं, ऐसे ही 22-25 भाग हैं आपके संविधान में। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के आर्थिक आधार को समझाइए, आर्थिक आधार क्या है इसको समझाएं भैया, ठीक है। फिर सामाजिक आधार के बारे में हम आपको बताएंगे। आर्थिक आधार क्या है, देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर सफल होनी तो उसके लिए आर्थिक लोकतंत्र भी बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय संविधान निर्माता जो थे, भारतीय संविधान निर्माता कौन थे, जैसे कि आप देखते प्रारूप समिति के तमाम सारे लोग, संविधान सभा के तमाम लोग थे जो चर्चा करते थे दिन प्रतिदिन और इस पर डिबेट करते थे किसी मुद्दे को लेकर के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उसके सलाहकार थे BN राव जी। इन सभी लोगों ने मिल करके, और तमाम प्रकार के और सदस्य थे, उन सभी लोगों ने मिल करके संविधान का निर्माण किया। लगभग कई देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद में अपने भारतीय संविधान का निर्माण संभव हो पाया। तो संविधान निर्माता जो थे वो देश में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। आर्थिक लोकतंत्र मतलब कि आर्थिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान हो, सभी को एक प्रकार से कल्याणकारी बनाया जाए, ठीक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्थिक उपबंधों को स्थान दिया। संविधान की प्रस्तावना ने प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता को हमेशा सर्वोपरि रखा गया है। आर्थिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक तमाम प्रकार के न्याय की बात करी गई, सबको समानता, स्वतंत्रता, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक सभी प्रकार सभी व्यक्ति समान है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 भी इस बात को कहता है। अनुच्छेद 17 जो इसमें आपको छुआछूत होता था पहले कि भाई आप चमार हो, आप कोरी हो, हम आपको नहीं छुएंगे, ठीक है, या आप दलित हो, हम आपको नहीं टच करेंगे, आप इस कुएं पर पानी पी रहे हो, हम नहीं पिएंगे। अब ये सब खत्म कर दिया गया पूरा। क्यों नहीं पियोगे भाई, क्यों नहीं पियोगे? वो पानी पी रहा है तो उसमें कुछ लग गया? नहीं लग गया ना। साफ, हाँ ये बात भी है कि भाई आप साफ सुथरा होकर के जब किसी के साथ बैठेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप चाहे बाभन हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, अगर आप गंधाएंगे तो आपको कोई अपने बगल बैठने नहीं देगा, ठीक है, वो उसका भी अधिकार है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब आप मंदिर में जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, तो इसको लेकर के कोई एक प्रकार से अब कोई भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार में कहा गया कि जो है छुआछूत का अंत किया गया, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 17 में। ऐसे अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान है, बराबर है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा। इस तरीके से अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। तो कोई व्यक्ति एक प्रकार से बड़ा छोटा नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे। आप स्कूल में जो ड्रेस देखते हैं कि एक जैसा व्यक्ति क्यों पहनाते हैं स्कूल में समानता की बात होती है, इसी वजह से ड्रेस पहनते हैं बच्चे, ताकि सभी बच्चों को ग्लानि ना हो कि भाई हमारे पप्पा कम कमाते हैं, हमारे पप्पा ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति, देखिए प्रस्तावना, मूल अधिकार अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है, जिसमें तमाम प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये नियम कायदे हैं कि भाई किसी देश को अपनी जनता के कल्याण के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे जनता के लिए एक प्रकार से अच्छा काम करना है, ये सब बताया गया है, ठीक है। तो ये सब उपबंध किए गए हैं, यही सब उपबंध इसको आर्थिक आधार एक प्रकार से इसकी डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। भारतीय संविधान के सामाजिक आधार बताइए, यानी सामाजिक आधार क्या है। देखिए भारत की जनता या संविधान, मतलब भारत का संविधान जनता के लिए बनाया गया है, इसलिए शुरुआत में लिखा गया भारत की प्रस्तावना में कि भारत की जो संविधान की कुंजी कही जाती है तो उसमें एक साफ साफ लिखा है कि एक प्रकार से बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, यानी जनता की बात हो रही है। संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, यानी कि क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसमें क्या लिखा है,
हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, जिसमें क्या होगा, राजनीतिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, सभी प्रकार के न्याय की बात की जाएगी, सभी व्यक्ति समान होंगे, ये सब बात प्रस्तावना में लिखी गई है। तो प्रभुत्व संपन्न क्या होता है कि भारत देश एक ऐसा देश होगा जो अपने आप में पूरा निर्णय खुद लेगा। अमेरिका या रूस या ब्रिटेन से किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अमेरिका से पूछेंगे या रूस से पूछेंगे कि हम ये काम करें कि ना करें, हम अपने संविधान में संशोधन करें कि ना करें, हमको किसी से कुछ पूछना नहीं है। यानी हमारे आंतरिक और हमारे बाहरी जो मामले हैं वो सारे मामले हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है। यानी आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो एक प्रकार से इसका मन है वो कर सकता है, ठीक है। ये होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतंत्र क्या है कि जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ का जो मुखिया है वो जनता के द्वारा चुना गया होता है, वो एक प्रकार से आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसका भी चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें सांसद विधायक ये सब मिलकर के वोट देते हैं, ठीक है। और सांसद विधायक को कौन चुनता है, हम और आप चुनते हैं, यानी जनता सांसद विधायक को चुनती है। सांसद विधायक जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव होता है और हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। यानी आप देखेंगे कि जनता का जो एक प्रकार से मुखिया होता है, जनता का मुखिया कौन है या सरकार का मुखिया कौन है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है, सांसद विधायक चुनते हैं। कौन चुनते हैं, सांसद विधायक सब मिलकर के चुनते हैं, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के सभी जो सदस्य होते हैं सब चुनते हैं। जिसको राष्ट्रपति ने चुना है वो नहीं, 12 और 2 को छोड़ करके 14 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोग चुनते हैं, ठीक है, वोट डालते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में राजा बनते हैं, राजा का पुत्र राजा बनेगा, यानी अनुवांशिक हिसाब से राजा बनते हैं। राजा का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर ब्रिटेन में, राजा किसी शासन की बागडोर को अपने हाथों में नहीं लेता है, वो नहीं कुछ कर सकता है, वो प्रधानमंत्री सब कुछ करेगा, लेकिन एक प्रकार ऋषि सुनक करेंगे सब कुछ, लेकिन एक प्रकार जो राजा होंगे वो एक प्रकार से राष्ट्रपति जैसे होंगे। जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर करने के लिए हैं, हालांकि राष्ट्रपति की और पावर हैं, लेकिन मात्र एक प्रकार से सरकार के मुखिया हैं, सिग्नेचर मात्र वो करते हैं, ज़्यादा शासन में एक प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी सब कुछ देखते हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी आप देखेंगे कि ज़्यादा उसमें मतलब कि उनको शासन में उतना ज़्यादा एक प्रकार से मतलब अधिकार भी नहीं होता है कि आप शासन में बागडोर संभालें, क्योंकि शासन का मुखिया वही होता है प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार के मुखिया की ये बात होती तो राष्ट्रपति का चुनाव होता। रामनाथ कोविंद जी उससे पहले थे। तो इस तरीके से चुनाव होता है, तभी एक प्रकार से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। यानी जो गणराज्य होता है उसमें जो देश का मुखिया, अब जो एक प्रकार से सरकार का मुखिया होता है या देश का मुखिया होता है, वो सब का चुनाव होता है, ठीक है, कोई आनुवंशिक नहीं होता, जिसमें राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति नागरिकों को होगी। ये सारी बातें बताई गई हैं, ये इसका सामाजिक आधार है संविधान का, भारतीय संविधान का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षणों का विवेचन कीजिए। जो संघात्मक मतलब कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था, इसमें जो एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान में, उसकी विवेचना करें। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षण निम्नलिखित हैं। भारत इसीलिए अर्धसंघवाद के रूप में जाना जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी है, केंद्र इसमें पावरफुल है। सबसे पहली बात, संघीय केंद्र है इसमें। दूसरी बात, राज्य मतलब कि अनुस्वर नहीं है इसमें। एकल संविधान है, यानी कि राज्य जो है उसका अलग संविधान नहीं है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी राज्य के आप नागरिक नहीं होंगे, एक ही नागरिकता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एकल नागरिकता है, एकल संविधान है, यानी कि देश का एक संविधान होगा। संविधान का लचीलापन भी है, संविधान में संशोधन भी बहुत जल्दी हो सकता है। राज्य प्रतिनिधि में समानता का अभाव भी है। आपातकालीन प्रभाव, यानी इसमें आप देखते हैं संवैधानिक संकटकालीन शक्तियां शामिल है। आपातकालीन प्रावधान मतलब कि इससे मान लेते किसी राज्य पर कोई संकट आ चुका है, तो जैसे वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, जिसमें एक प्रकार से जो राज्य का शासन है वो केंद्र डायरेक्ट संभाल लेता है, यानी केंद्र पावरफुल है। इस वजह से एकात्मक अर्ध मतलब कि संघवाद होते हुए भी आप देखते हैं एकात्मक लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कहीं ना कहीं पे। और एकहरी नागरिकता, जैसे कि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है महोदय, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, यानी कि आप अमेरिका में, जैसे अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो आप कैलिफोर्निया के भी सदस्य होंगे,
कैलिफोर्निया के भी नागरिक होंगे और अमेरिका के भी नागरिक होंगे। लेकिन भारत में क्या है, आप अगर यूपी के हैं और आप भारत में रहते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे, यूपी के निवासी होंगे, ना कि यूपी के नागरिक होंगे। यूपी के नागरिक नहीं होंगे आप। नागरिक और निवासी में बहुत, निवासी मतलब होता है निवास करने वाला, नागरिक मतलब होता है उसका आधार कार्ड बना हो। ठीक है, अब कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आए और भारत के यूपी में आकर के मथुरा में बस जाए तो वो एक प्रकार से आधार कार्ड उसका थोड़ी ना बनेगा। जब वो 10-12 साल 10 साल कम से कम रह लेगा यहाँ पर, उसके बाद में फिर वो अप्लाई करेगा, तब जा करके उसको उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। नागरिकता लेने के पूरे प्रोसेस को जब फॉलो करेगा तभी उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो भारत में एक ही नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि सभी पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद होता है, 2 राज्यों के बीच में विवाद होता है तो कौन निपटाता है? सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, भारत भले ही एक प्रकार से क्या है, संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्य भारत संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन फिर भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते। राज्य का अपना मनमानी राज्य नहीं कर सकता है, यानी एकात्मक लक्षण है। केंद्र यहाँ पर पावरफुल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान को अर्धसंघवाद या अर्धसंघात्मक क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, और इसी कारण से इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है, क्योंकि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िएगा भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन से फटाफट से आप देखेंगे। मिलीजुली सरकार की परिभाषा दीजिए। आर्ग महोदय कहते हैं मिलीजुली सरकार, जैसे आप देखते हैं महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार बनी, या अभी आप देखते हैं एनडीए की सरकार जो है, एनडीए की सरकार भी मिलीजुली सरकार ही है। लेकिन आप देखेंगे कि उस एनडीए के अलावा एक इंडी अलायंस बनी है, आप देखेंगे सारी पार्टियां मिल करके। तो अगर वो जीतती, वो सरकार बनाती तो वो मिलीजुली सरकार होती। कई पार्टियां जब मिल करके एक सरकार बनाती हैं तो वही मिलीजुली सरकार होती। ठीक है, मिलीजुली सरकार एक ऐसी सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल यानी कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। अब वो किस तरीके से एक होते हैं अपने हिसाब, जैसे कि आप देखते हैं एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए और इंडी दोनों अलग अलग हैं। इंडी गठबंधन से राहुल गांधी वाला जितना भी, राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, मायावती और इन सभी का जो एक प्रकार से मिला जुला रूप। अब मायावती जी का था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी सारी पार्टियां से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के फिर इंडिया अलायंस बनाई थी। ठीक है, दक्षिण की कुछ पार्टियां ऐसे ऐसे मोदी जी में भी आप देखते हैं कई पार्टियां, 2-3-4 पार्टी शामिल है, और उन सभी लोगों ने हो रही नहीं रहा था कि भाई वो क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लोग मिल गए और उसके बाद में मोदी जी की सरकार बन गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकार का सीधा सीधा मतलब होता है कि कई 2-3-4 पॉलिटिकल पार्टी से भाजपा और 2-3-4 पार्टी मिल जाए, जैसे कि आप देखते हैं कांग्रेस और सपा और बसपा, इन तीनों ने मिल करके अगर सरकार बना लें तो मिलीजुली सरकार वही होगी। ठीक है, मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे, एक एक मंत्री की पद किसी को दे देंगे, किसी को कुछ दे देंगे, इस तरीके से। अगला प्रश्न 15 नंबर, मिलीजुली सरकार की विशेषता बताइए। पहली बात, मिलीजुली सरकार मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्तर होती है। ठीक है, मिलीजुली सरकार क्या होती है, मतभेद होते हैं, अलग अलग पार्टी का अलग अलग विचारधारा होती, फिर भी वो सभी लोग समवेत स्तर होते हैं, यानी सभी लोग इकट्ठा मिलजुल करके काम करते हैं, एक ही मुद्दों पर काम करते हैं। दूसरी बात, मिलीजुली सरकार सम्मेलन की राजनीति का परिणाम होती, सभी लोग मिलते हैं उसके बाद में ये राजनीति निकलती है। कभी कभी जो ये मिलीजुली सरकार होती है इसका दोष ये है कि ये जल्दी भंग हो जाती। कभी कभी एक प्रकार से वैचारिक द्वंद्व इतना हो जाता है कि एक पार्टी को मान लेते हैं मंत्री पद ज़्यादा दे दिया गया, किसी पार्टी को कम दिया गया, इसको लेकर के भी एक प्रकार से कभी कभी द्वंद्व हो जाते हैं। कभी कभी एक प्रकार से लोग लड़ाई झगड़ा भी करके और इस तरीके से सरकार गिर जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में। भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी थी क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू करी थी। ठीक है, और जब इमरजेंसी लागू की गई थी तो उसके बाद में फिर 1976 में संविधान में संशोधन किया गया, बहुत सारा संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें पूरा का पूरा संविधान का ढांचा ही बदल दिया गया। भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द या फिर एक प्रकार से समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इसमें बड़ा कुछ हुआ। इस वजह से जो जनता थी थोड़ी नाराज़ थी। जनता के जो तमाम प्रकार के नेता थे, जयप्रकाश नारायण वगैरह, इन सभी को मार मार के जेल में बंद कर दिया गया था। जनता की सारे मौलिक अधिकार उस समय छीन चुके थे, क्योंकि जब आपातकाल लगता है या एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगता है, कुछ भी लगता है, तो सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके समाप्त हो जाते हैं, एक आध दो मौलिक अधिकारों को छोड़ करके। ठीक है, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। 1977 ईस्वी में क्या हुआ, चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बनी। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है,
सपा बसपा की मिलीजुली सरकार उत्तर प्रदेश में कब बनी थी? सपा यानी कि जो मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, मतलब की पार्टी है, मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे, और उनके पुत्र जी हैं, क्या नाम है उनका? अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव और बसपा पार्टी आप देखते हैं काशीराम जी के नेतृत्व में पहले थी, अब मायावती जी, बहन कुमारी मायावती, तो ये दोनों लोगों की यानी कि बहन कुमारी मायावती, जिसको आप बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से, अब टीचर हूँ मैं बोलना नहीं चाहिए, लोग बोलते हैं, आप देखते हैं कि बुआ बबुआ की सरकार, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार जो उत्तर प्रदेश में कब बनी थी? नवंबर में बनी थी, नवंबर 1999 में विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार बनी थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। बिहार में मिलीजुली सरकार सर्वप्रथम कब बनी? तो बिहार में मिलीजुली सरकार बनी थी 1967 ईस्वी में। कब बनी थी? मार्च 1967 में बिहार में मिलीजुली सरकार बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 19 नंबर। जनसंघ का आधुनिक रूप किस दल को माना जाता है? तो जनसंघ का जो आधुनिक रूप से जनसंघ का आधुनिक रूप किस दल को माना जाता है? तो भाजपा को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। और इस समय किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है कि एनडीए की सरकार है? इंडी नहीं बोल रहा हूँ, एनडीए, भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है, चूंकि एनडीए गठबंधन है, ठीक है। एनडीए और इंडी नहीं, EINDIA, इंडी अलायंस वो अलग है, ठीक है। वो राहुल गांधी और सब मतलब कि सपा बसपा सब मिलकर के बनाए थे, और भाजपा एक प्रकार से और 2-3-4 पार्टी मिलकर के बनाई हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बसपा का प्रभाव क्षेत्र किस प्रदेश में दिखाई दे रहा है आजकल? बसपा यानी कि बसपा की सरकार भी आप देखते हैं, मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग ज़्यादा हैं, इस वजह से एक प्रकार से आप देखते हैं मायावती जी का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। उत्तर प्रदेश में बसपा का एक प्रकार से, बसपा जो पार्टी है इसका वर्चस्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, जिला नियोजन, अब तो एकदम से बसपा पार्टी लगभग से एकदम से ढहने की ओर है, उत्तर प्रदेश में भी उतना ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं करते। जिला नियोजन समिति के गठन और कार्य की व्याख्या कीजिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिला नियोजन समिति के गठन और कार्य की व्याख्या, देखिए जिला नियोजन योजना या समिति जिसको आप बोलते हैं DPC, ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अनुसार जिला स्तर पर आमतौर पर नीचे या जिला स्तर पर या उससे नीचे योजना बनाने के लिए बनाई गई एक समिति होती है। तो जिला स्तर पर या जिला स्तर के नीचे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायतों पर क्या बनाती है? कोई काम वगैरह करने के लिए कोई चीज़ बनाती है, कोई योजना करने के लिए, कोई प्लान करने, एग्जीक्यूट करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जुलाई 1999 ईस्वी में अधिनियम संख्या 32 के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया गया, यानी कि पारित किया गया, इसको अधिनियम मतलब कि लागू किया गया। जिला योजना समिति में 20 सदस्य निर्वाचित और 5 सदस्य जो होते थे पदेन सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या इसमें 25 हुआ करती थी। प्रत्येक जिले की जिला नियोजन समिति को जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना प्रमुख कार्य हुआ करता था। यह जिले के विकास के लिए विकास योजना का मसौदा या सांचा तैयार करती थी, किस तरीके से पूरे के पूरे जिले का विकास करना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा मानदंड एक प्रकार से बनाती थी, किस तरीके से इस जिले का विकास करना है, ये समिति यही करती थी प्रायः, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भैया? 22 नंबर प्रश्न है, दलीय प्रणाली के किन्हीं 2 महत्व बताइए। दलीय प्रणाली, ठीक है, दलीय प्रणाली जो होती है यानी कि एक प्रकार से जो पार्टी सिस्टम होता है उसके 2 महत्व क्या क्या है? देखिए, दलीय अनुशासन, पहली बात दलीय अनुशासन दल विधानमंडल के सदस्यों की स्वार्थी इच्छाओं और भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध का कार्य करता है। अगर एक ही दल हो यानी एक ही पार्टी हो तो वो अपने मनमानी करेगी, ठीक है। कहते नहीं कि भाई अगर आप एकाधिकार हो जाएगा किसी भी चीज़ का, चाहे आर्थिक एकाधिकार की बात करें, चाहे राजनीतिक, चाहे पॉलिटिकल, किसी प्रकार पर जब किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा तो जो मर्जी वो करेगा। किसी बाजार में एक ही दुकान हो किसी चीज़ की तो महंगा बेचेगा वो, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन में 2-3-4 होंगे तो एक प्रकार से वो भी सस्ता बेचेगा, यानी कि ठीक ठाक रेट में बेचेगा। ऐसे ही जब एक 2-3 पार्टियां होती हैं तो एक पार्टी को डर बना रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो अगले 5 साल के बाद में दूसरी पार्टी के व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, दूसरी पार्टी इसका सरकार बन जाएगी। इस वजह से सरकारों को डर लगा रहता है कि हमको अच्छा करना है, ठीक है, निरंकुशता नहीं फैलती है। तो भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध भी लगता है। इसके अतिरिक्त दलीय सदस्यों में हीन भावना और सहयोग पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का सूत्रपात भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, निरंकुशता पर प्रतिबंध लगता है। यहाँ पर दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक शासनों को निरंकुशता पर प्रतिबंध है।
इसके फलस्वरूप शासन में सभी क्षेत्रों और सभी हितों का प्रतिनिधित्व संभव हो पाता है। अगर एक ही दल हो, एक ही पार्टी हो, तो बस वो केवल अपने हितों को साधेगी और फिर सोचेगी भाई जीतना तो हम ही को है, हमारे अलावा कोई है नहीं, तो हमको ही वोट डालेंगे ये लोग। ठीक है, तो दल शासन को अनुत्तरदायी होने से रोकते हैं ये। ठीक है, तथा उसकी जटिलता को कम करते हैं, जो एक प्रकार से दलीय अनुशासन जो पॉलिटिकल पार्टी या दलीय प्रणाली होती है वो। ठीक है, तो दल का होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, क्षेत्रीय दलों के लक्षण क्या हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय दल के क्या क्या लक्षण होते हैं? क्षेत्रीय दल मतलब कि जो एक प्रकार से जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उस दल को कहते हैं जिसका प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष पर होता है। क्षेत्रीय दलों के लक्षण निम्न हैं, जैसे कि यह आमतौर पर एक विशिष्ट राज्य या विशिष्ट क्षेत्र के भीतर संचालित होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं बसपा पार्टी उत्तर प्रदेश, वैसे तो ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन कुछ छोटी पार्टी, जैसे कि आप देखते हैं पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाए थे, तो वो छोटी पार्टी थी, मतलब कि वो आप देखिए दिल्ली तक ही सीमित थे, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगे, तो इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्षेत्रों की कुछ क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, तो वो पार्टी एक प्रकार, जैसे आप देखते हैं कई सारी पार्टियाँ हैं। ठीक है, इनका चुनाव आधार एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है, या ये क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करते अपने राज्य अपने क्षेत्र के बारे में ही बताते हैं, या स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इनका उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। जैसे आप देखते हैं कि सपा पार्टी जो है एक प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में ही आप देखते चुनाव लड़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही और भी कई पार्टीज़ हैं, लेकिन भाजपा आप देखेंगे पूरे के पूरे देश में चुनाव लड़ती है। ठीक है, बाकी सब लोग गठबंधन बना करके चलते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन से भैया, 24 नंबर क्वेश्चन से स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन मैंने समझाया है पूरा का पूरा। देखिए, प्रजातंत्र शासन प्रणाली में स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अभाव में कोई भी सरकार शासन कार्य सुचारू रूप से नहीं कर चला सकती। शासन कार्य अधिक होने के कारण से केंद्रीय सरकार प्रत्येक कार्य की ओर ध्यान नहीं दे सकती है। ये संस्थाएं केंद्रीय सरकार के कार्य भार को कम कर देती हैं, और स्थानीय स्तर पर क्या होता है, तमाम प्रकार की जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के माध्यम से एक प्रकार से हर एक गांव में एक प्रकार से सरकार का प्रतिनिधि होता है। जैसे कि आप देखते हैं ग्राम प्रधान या ग्राम सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे जिला पंचायत सदस्य हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, ये सब एक प्रकार से छोटे छोटे स्तरों में होते हैं, जो कि पूरे के पूरे एरिया को कवर करते हैं और सरकार की योजनाओं से जनता को लाभान्वित करवाते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ या नियम वगैरह फॉलो करने के लिए कहे गए हैं, वो फॉलो नहीं हो पाते अगर ये क्षेत्रीय दल नहीं होते या पॉलिटिकल पार्टी या स्थानीय शासन नहीं होता तो। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दीजिए। परिभाषा, डेफिनेशन, किसी छोटे स्थान विशेष का शासन प्रबंध जब वहीं के नागरिकों के प्रतिनिधि स्वयं करते हैं। जैसे कि एक गांव है, उस गांव में चुनाव हुआ और उस गांव का व्यक्ति चुनाव खड़ा हुआ, उस गांव का व्यक्ति जीता, वो प्रधान बन गया। अब उस प्रधान को सरकार देगी पैसा, 4-5 लाख रुपए देगी और कहेगी कि भाई ये काम आप करवाओ। ठीक है, अब वो सरकार मतलब कि वो प्रधान काम करवाएगा। ठीक है, और इस तरीके से गांव का व्यक्ति अपने गांव की समस्याओं, अपने गांव की जो है चीज़ों के बारे में जानेगा, वो अपने गांव का भला करेगा। ठीक है, तो प्रबंध करने वाली उप स्थानीय संस्था का स्थानीय स्वराज्य संस्था उसी को कहते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रधानी का चुनाव, जो ब्लॉक प्रमुखी का, बीडीसी का, इन सभी का जो चुनाव होता है, मुखिया का, ये सब एक प्रकार से यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था बेसिकली आप देखते हैं 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां और 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न 27 नंबर, नगर स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? बताएं, नगर स्थानीय निकायों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, 74वें संविधान संशोधन में बात बताई गई कि प्रत्येक नगर स्थानीय निकाय का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है, यानी 5 साल का होता है। इससे अधिक इसका विस्तार नहीं किया जा सकेगा, तथा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही नए निर्वाचन कराना आवश्यक होगा। अनुच्छेद 243 में लिखा गया है कि जब एक प्रकार से मान लेते हैं प्रधानी का चुनाव हुआ, एक प्रधान बना, अब या बीडीसी का चुनाव हुआ, तमाम बीडीसी ने जीते, और एक प्रकार से फिर बीडीसी ने क्या हुआ, बीडीसी का एक प्रकार से चुनाव हुआ, अब बीडीसी जीते और उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाया, तो ब्लॉक प्रमुख 5 साल के बनेगा, ग्राम प्रधान 5 साल के लिए,
जिला पंचायत का अध्यक्ष 5 साल के लिए बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग 5 साल के लिए होंगे और 5 साल से पहले ही चुनाव करवा करके किसी दूसरा या वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, फिर उसको एक प्रकार से लड़ेगा, जो जीतेगा फिर वही एक प्रकार से प्रधान बनेगा, वही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, वही जिला पंचायत का सदस्य बनेगा। तो इस तरीके से चुनाव एक प्रकार से होते रहते हैं, प्रत्येक 5 साल पर बदलते रहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका नगर स्थानीय निकाय। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने अनुच्छेदों और अनुसूची जोड़ी गई? 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे 74वां संविधान संशोधन में, और 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 था में कितने प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 के था के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, यानी कि नगरों में जैसे कि जो शहर वाले एरिया हैं उनमें जो चुनाव होगा उसमें 3 चुनाव होते हैं। जो एक छोटा चुनाव होता है नगर निगम का चुनाव होता है, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है गाँव में, ऐसे शहरों में नगर निगम का चुनाव होता है। ठीक है, नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है, जैसे क्षेत्र जो कि नगर में है, जैसे क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, यानी बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख जो बनते हैं, ऐसे ही नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है। ठीक है, बीडीसी या ब्लॉक प्रमुख वाला। नगर पंचायतें जैसे जिला पंचायत का चुनाव होता है, ऐसे नगर पंचायतों का चुनाव होता है। तो इस तरीके से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें ये एक प्रकार से नगर स्तर पर होती हैं, या एक प्रकार से बोले तो ये नगर पालिकाओं के स्तर पर होती है। नगर पालिका में 3 प्रकार के, ऐसे ही ग्राम जो है ग्राम वाले एरिया में जैसे कि मान लेते हैं ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, फिर बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ऐसे ही नगर निगम, नगर पालिका परिषद और पंचायतें जो होती हैं बेसिकली नगर पंचायतें, तो ये सब एक प्रकार से उच्च स्तर की होती है। ठीक है, नगरों में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें होती हैं। गाँव में ग्राम जो है ग्राम प्रधान, ग्राम मतलब कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्षेत्रीय जो है एक प्रकार से चुनाव में होता है, और इसमें एक प्रकार से वहाँ की जनता ही भाग लेती है। 31 नंबर प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है। कितने विषयों का भैया? 18 विषयों का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 32 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में स्थापित किया गया था। नगर निगम की स्थापना, ठीक है, 1688 में ही। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, दबाव गुट और राजनीतिक दल में अंतर बताइए। देखिए, दबाव गुट और राजनीतिक दल में बड़ा अंतर होता है। दबाव गुट क्या होते हैं और राजनीतिक दल? पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, ये सब क्या है, सपा, बसपा, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जबकि दबाव गुट या दबाव समूह क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप जिनको कहते हैं। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गई, ठीक है, किसान संघ हो गया पूरा, ठीक है, या जो आप देखते हैं आरएसएस हो गया, या और तमाम प्रकार के जो एक प्रकार संगठन है, बड़े बड़े जैसे करड़ी सेना हो गई, या ऐसे तमाम प्रकार के और भी जो सेनाएँ हैं, जैसे आप देखते नहीं जो तमाम प्रकार की सेनाएँ हैं, वो सेना या तमाम प्रकार के विद्यार्थियों का परिषद हो गया, किसानों का परिषद, श्रमिक संगठन हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये सब एक प्रकार से चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन चुनाव को प्रभावित जरूर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दल या जो अपने स्वार्थों के लिए या अपने एक प्रकार से समस्याओं के हल के लिए इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे के लोग, और एक ही विचारधारा पर आगे बढ़ते हैं और सरकार के खिलाफ एक प्रकार से बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, वो आपके दबाव गुट होते हैं। सरकार को मजबूर करते हैं कि आप इस कानून को परिवर्तित करें। जैसे भी कानून वाला जो बना था, क्या बोलते हैं, किसानों के लिए कानून, उसको लेकर के आप देखते हैं एक टिकट कोई थे वहाँ के, क्या नाम है, हरियाणा के या कहीं के थे, उन्होंने एक प्रकार से किसानों के नेता वगैरह बोलते थे कि भाई ये किसान के नेता हैं, वो विद्रोह किए थे, ठीक है। तो वो आंदोलन किए थे, विद्रोह कहना उचित, आंदोलन किए थे कि भाई ये किसान मतलब इसमें जो है संशोधन करिए, ये गलत है, संविधान में कुछ संविधान के खिलाफ नहीं है, मतलब संविधान के खिलाफ है, इसमें कुछ गड़बड़ की चीज़ें की गई हैं। तो वो एक प्रकार से वो प्रेशर ग्रुप ही होते हैं, ठीक है। दबाव गुट या प्रेशर ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, आप राजनीतिक दल, दोनों में मैंने आप डिफरेंस आपको बता दिया। देखिए, दबाव गुट और राजनीतिक दल में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर सक्रियता के आधार पर।
राजनीतिक दल सामान्य रूप से सदा ही सक्रिय रहते हैं, यानी कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा सक्रिय, हमेशा एक प्रकार से एक्टिव रहते हैं, किंतु दबाव गुट जो होते हैं विशेष अवसरों पर ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। कोई मुद्दा जब छिड़ता है तब उसी पर एक प्रकार से अपने राय, अपने मत, अपने विचार को प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर होता है साधनों के आधार पर। राजनीतिक दल जो होते हैं संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, परंतु दबाव गुट जो होते हैं आवश्यकता के अनुसार संवैधानिक तथा असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों को अपनाते हैं। कभी कभी ये लोग एक प्रकार से हिंसात्मक मतलब अहिंसा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अहिंसात्मक मतलब हिंसात्मक चीज़ें भी करते हैं ये लोग, यानी ये लोग संविधान के दायरे में भी रहते हैं। कभी कभी जब बात नहीं उससे बनती तो असंवैधानिक तरीके से भी एक प्रकार से अपने बात को मनवाने के लिए एक प्रकार से प्रस्तुत हो जाते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से कानून का उल्लंघन भी करते हैं, कानून के साथ भी रहते हैं। दबाव गुट, प्रश्न दबाव गुट से खूब पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षा में, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न क्या है 34 नंबर देखेंगे। प्रश्न दबाव गुटों के गुण बताइए। ठीक है, या दबाव गुट की समीक्षा कीजिए। देखिए दबाव गुटों के गुण की अगर बात की जाए, देखिए दबाव गुटों के समर्थन में निम्न तर्क दिए जाते हैं जिन्हें इन गुटों के गुण कह सकते हैं। कई गुण होते हैं दबाव समूह के, प्रेशर ग्रुप्स के। ठीक है, जैसे दबाव गुट जो होते हैं राज्य में विभिन्न हितों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। ये गुट अपने हितों की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए संगठित होते हैं, यानी कि अपने हित की रक्षा के लिए इकट्ठा होते हैं तमाम सारे लोग, और उन सभी लोगों का हित एक ही होता है और वो एक प्रकार से अपने हित के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ठीक है। दूसरा गुण या विशेषता यह है कि दबाव गुट सरकार की नीति और जनता की इच्छाओं के बीच एक पुल बनाने का काम करते हैं, यानी कि सरकार के कोई नियम बनाया गया, अब वो सरकार का नियम जो है जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो जनता की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को एक प्रकार से दबाव गुट जो होंगे वो सरकार तक पहुंचाएंगे, यानी एक पुल के रूप में काम करते हैं जनता की इच्छाओं के बीच में और सरकार की नीति या नियम के बीच में। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दबाव ग्रुप जो होते हैं वो जनता की इच्छाओं के लिए काम करते हैं, जनता की इच्छाओं को सरकार पर हावी करवा दें, सरकार जो है वो अपना नियम बदल दे जनता की इच्छाओं के लिए। ठीक है, ध्यान, यानी जनता क्या चाहती है उसके बारे में सोचते हैं। ये गुट उपयोगी आंकड़े एवं तथ्य भी एकत्रित करते हैं और उन तथ्यों के हिसाब से एक प्रकार से तर्क देते हैं और एक प्रकार से आंदोलन करते हैं। इसके अलावा अनेक दबाव गुट अपने विशेषज्ञ भी रखते हैं, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, वे प्रचार आदि के द्वारा उपयोगी शिक्षा देने का कार्य भी करते हैं। दबाव गुट प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनमें विद्वान भी होते हैं और कुछ एक प्रकार से मतलब वो भी होते हैं, पावरफुल लोग भी होते हैं, हट्टे कट्टे लोग होते हैं, कुछ झगड़ा लड़ाई करने वाले होते हैं। दबाव गुट में कई प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी सिचुएशन पड़ जाए तो ये लोग अपने आप में निपटने में सक्षम रहे। आगे देखेंगे दबाव गुट के आपने गुण तो यानी कि विशेषताएं तो देख ली, प्रॉपर्टीज तो देख ली, लेकिन दबाव गुट के दोष भी होते हैं। दबाव समूहों के दोष, संक्षेप में दबाव समूहों में निम्न प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष क्या होता है भैया, संकीर्णता के प्रति, क्योंकि दबाव समूह कभी कभी कोई छोटी सी बात के लिए पूरे के पूरे राष्ट्रीयता की बात को खतरा या राष्ट्रीयता के लिए कभी कभी खतरा उत्पन्न कर देते हैं। कोई नियम बनाया गया है विश्व स्तर के लिए, अब वो नियम बस जनता के हित में थोड़े देर के लिए नहीं है, या जनता को थोड़ा सा उससे परेशानी हो रही, बहुत महीन सा, लेकिन उससे पूरे देश का भला हो रहा है। किसी एक क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है और पूरे देश का उससे भला हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि उस क्षेत्र की जनता के लिए जो दबाव गुट होंगे वो खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे कर रहे हुए काम, यानी राष्ट्रीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। और आप कभी कभी आप देखें कि बड़े बड़े मुद्दों को भी एक प्रकार से लोग रोक देते हैं केवल निजी स्वार्थ या एक प्रकार छोटे छोटे काम के लिए। ठीक है, संकीर्णता के प्रतीक, दबाव समूहों के प्रथम दोष यही है कि ये व्यक्ति की संकीर्णता को प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि दबाव समूहों के रूप में संगठित होने के पश्चात व्यक्ति इतने जो है तंगदिल हो जाते हैं कि वे केवल अपने ही हितों की पूर्ति के विषय में सोचते हैं। व्यापक सामाजिक हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार से वो केवल खुद के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, और इस प्रकार दबाव समूह व्यक्तियों के अंदर संकीर्णता की वृद्धि कर देते हैं। केवल वो एक प्रकार से अपने हितों को ध्यान में रखते हैं, पूरे देश का हित जहाँ पर होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो है मात्र क्षणिक आनंद के लिए एक प्रकार से दीर्घकालीन आनंद की एक प्रकार से उसको त्याग देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं, कभी कभी दबाव समूहों का घोषित लक्ष्य जो होता है अपने हितों की पूर्ति करना होता है, यानी कि दबाव समूह जो होते हैं प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपने जनता का हित चाहते हैं। बाकी जनता भाड़ में जाए उससे इनको मतलब नहीं होता, देश कहाँ पर जा रहा है उससे इनको मतलब नहीं है, बस केवल अपना हित हो, अपने एरिया का हित हो बस। ठीक है,
और वे सदैव इसी लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है और राष्ट्रीय में एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती कभी कभी। ठीक है, दबाव समूह एक प्रकार से कभी कुछ इसके मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी इसके हैं। ठीक है, डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न है, भारतीय राजनीति के कुछ संस्थापक दबाव समूहों के नाम बताइए। मतलब भारतीय राजनीति के कुछ संस्थापक जो दबाव समूह उनके नाम बताइए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे, आ सकता है। तो भारतीय राजनीति के कुछ संस्थापक दबाव समूह में जैसे कई दबाव समूह, जैसे कि व्यावसायिक समूह कुछ होते हैं। व्यावसायिक समूहों में जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको आप फिक्की बोलते हैं। तो फिक्की यानी कि फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक दबाव समूह है जो कि एक प्रकार से व्यावसायिक समूह है जो व्यवसाय को लेकर के काम करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा दबाव समूह है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको आप एसोचैम बोलते हैं। एसोचैम जो होता है यह भी एक प्रकार से व्यावसायिक समूह है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, जिसको आप FIFDA बोलते हैं, यह भी एक प्रकार से एक व्यावसायिक समूह है। इसके अलावा कुछ धार्मिक समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब एक प्रकार से दबाव बनाते हैं सरकारों पर। ठीक है, धार्मिक समूह ये अपने हितों के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS बोलते हैं, RSS, ठीक है, RSS। तो RSS जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भी एक प्रकार से अपने हितों के लिए एक प्रकार से काम करता है। RSS तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद हो गया, इसको आप VHP बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या जमात ए इस्लामी, ये मुसलमानों का है, ये हिंदुओं का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब दबाव समूह हैं जो राजनीति में भाग जरूर नहीं लेते हैं लेकिन राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जनता को उकसाते हैं, जनता को एक प्रकार से आप देखते हैं उनके अंदर कभी कभी आप देखते हैं ये सब समूहों के द्वारा कभी कभी बयान आते हैं तो उससे जनता एक प्रकार से, ये लोग तो कुछ नहीं करते लेकिन जनता उससे बहुत प्रभावी होती है, तमाम प्रकार के हिंसे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन साहब। तो दबाव समूह समझ में आ गया क्या होता है। 37 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ स्पष्ट कीजिए। मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ निम्न कारकों से प्रभावित हैं। पहली बात, जाति, यानी आजकल क्या है, जाति के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं कि हमारी जाति का कौन खड़ा है उसको हिसाब से, ये नहीं देख रहे काम कौन। धर्म के अकॉर्डिंग वोट लोग डालते हैं। भाषा उसकी कैसी है, क्षेत्रवाद, हमारे क्षेत्र का है कि किस क्षेत्र का है। मतदाता की आर्थिक स्थिति यानी कि पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी लोग वोट डाल रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता की इच्छा, धन की भूमिका, शिक्षा, ये सब एक प्रकार से आजकल प्रभावित कर रही पूरे के पूरे मतदान व्यवहार को। और मतदान व्यवहार में एक प्रकार से सब कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये सब कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से वोट डालने के लिए एक प्रकार से लोगों को प्रेरित करती हैं कि भाई, मतलब कि ये नहीं देख रहे हैं कि भाई जनता का हित कौन सी सरकार चाहती है। इसमें क्या होता है कि लोग एक प्रकार से बस अपना हित चाहते हैं और अपने हित के लिए एक प्रकार से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मतदान व्यवहार जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है आजकल। राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। उपर्युक्त कारकों से मतदान व्यवहार प्रभावित होता है जिसके मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सब एक प्रकार से मतदान व्यवहार की कठिनाइयाँ हैं जो कि एक प्रकार से मतदाताओं को एक प्रकार से डाइवर्ट कहीं ना कहीं पे करती हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। दिनेश गोस्वामी कौन थे। देखिए, दिनेश गोस्वामी राष्ट्रीय मोर्चा यानी कि BP सिंह जो हैं, मतलब दिनेश गोस्वामी राष्ट्रीय मोर्चा BP सिंह सरकार, BP मंडल मतलब BP सिंह की सरकार थी एक समय। तो उनकी सरकार में कानून मंत्री हुआ करते थे दिनेश गोस्वामी जी, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधार की सिफारिशों के लिए आयोग का एक गठन किया गया था, जो चुनाव की जो एक प्रकार से संबंधित जो सुधार है वो किया जा सके। 39 नंबर क्वेश्चन से, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था या किया गया है। निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात करी गई है। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या करता है, ये एक प्रकार से चुनाव करवाता है पूरे देश में। 40 नंबर क्वेश्चन से, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त, ठीक है, और इसके सलाह के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। 42 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सामान्यतः कैसे होती है।
तो प्रायः वरिष्ठता के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो 2 होते हैं वो एक प्रकार से उन्हीं में से जो वरिष्ठ होता है वो बन जाता है और एक फिर नए की चुनाव होती है। इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका 43 नंबर प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न है महिला सशक्तिकरण क्या है। इसमें महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार से परिचित करवाया जाता है। महिला को उनके अधिकार दिए जाते हैं। महिला को समानता प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं। परिवार व समाज में अच्छे तरह से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को वो प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें सक्षम बनाना ताकि वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी को जान सकें, यही महिला सशक्तिकरण होता है। 44 नंबर प्रश्न है महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। कब भैया? 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी। 45 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे मुखबिर योजना क्या है। देखिए, इस योजना के माध्यम से भ्रूण हत्या के विषय में जनता से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाती है। मुखबिर क्या होते हैं? हर एक गांव में पुलिस के एक आध 2 मुखबिर होते हैं, ठीक है, जिनसे पुलिस उस गांव के बारे में सूचना लेती है कि कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति भ्रूण हत्या करवा रहा है। भ्रूण मतलब कि जो पेट में एक गर्भ होता है उसको गिरवा देना। तो भ्रूण हत्या के विरुद्ध एक प्रकार से कानून बनाया गया था, तो मुखबिर योजना वही थी, ठीक है, जिसमें गोपनीय रूप से गाँव के ही लोग एक प्रकार से या शहर के लोग ही जो बगल के होते थे वही जा करके बता देते थे कि भाई ये इसने ऐसा किया है, और इस तरीके से भ्रूण हत्या को रोकने के लिए काम किया गया था। 46 नंबर प्रश्न है एकल पेंशन योजना क्या है, बताएं। देखिए, बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा पूरे राज्य में एकल महिला पेंशन की योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई है या कब से प्रदान की गई। तो 1 अप्रैल 2005 से महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न आप देखेंगे क्षेत्रवाद को रोकने के 2 उपाय बताएं। क्षेत्रवाद जो है एक प्रकार से क्षेत्रवाद आप देख रहे हैं लगातार हावी हो रहा है, तो इसको रोकने के कई उपाय हैं। पहला तो सभी क्षेत्र के लोगों को समान आर्थिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि भारत सरकार अगर ये करेगी कि सभी क्षेत्र के लोगों को समान अधिकार देगी, समान आर्थिक सिचुएशन प्रदान करेगी ताकि उनका विकास हो सके, तो एक प्रकार से अपने आप को अलग नहीं समझेंगे वो। लेकिन जब क्या होता है कि एक देश एक राज्य के साथ भेदभाव या दूसरे राज्य के साथ भेदभाव होता है दोनों राज्यों के बीच में, तो ऐसे लोग एक प्रकार से क्षेत्रवाद की भावनाओं से के शिकार हो जाते हैं और वो एक प्रकार से अपना गुट बना लेते हैं। दूसरी बात, क्षेत्रीय भाषाओं को समान दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। किसी एक भाषा को ज़्यादा, किसी एक भाषा को कम आंकना नहीं चाहिए। सभी भाषाओं को बराबर का दर्जा दे। इससे क्या होगा कि क्षेत्रवाद या भाषावाद कम पनपेगा। शिक्षा रोजगार बनाया जाए, शिक्षा को रोजगार बनाया जाए। शिक्षा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सबको दी जाए। इससे क्या होगा, लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तब एक प्रकार से एकत्रित होंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर, क्षेत्रवाद के 2 दुष्परिणाम बताइए। देखिए, राष्ट्रीय एकता को चुनौती, राष्ट्रीय चेतना के विषय का अभाव और सहकारी संघवाद का अभाव, ये सब एक प्रकार से क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम है। राष्ट्रीय चेतना का विकास अगर हो जाएगा व्यक्तियों में, तो एक प्रकार से क्षेत्रवाद नहीं पनपेगा। सहकारी संघवाद का अभाव है, चूँकि लोग एक प्रकार से जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, इनके बीच में तालमेल हो जाए, क्षेत्रीय सरकारों के बीच में तालमेल बैठ जाए, तो इससे क्या होगा, मतलब कि लोग एक प्रकार से क्षेत्रवाद की भावना से कम पनपेंगे। राष्ट्रीय एकता को ये लोग चुनौती दे रहे हैं लगातार, ठीक है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा भी बना हुआ है भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ठीक है, जो है क्या बोलते हैं, जो सांप्रदायिकता, ये सब। अगला प्रश्न है जाति का अर्थ बताइए। जाति किसे कहते हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक इनकी है। इसमें इन्होंने भारतीय राजनीति की भूमिका में, मतलब जाति की भूमिका बताई भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा, और उसका विस्तृत विश्लेषण किया। कोठारी जी का मत है, रजनी कोठारी का, कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। यह प्रश्न लोग पूछते हैं। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानव जाति और राजनीतिक परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। जाति और राजनीति परस्पर क्या है, विरोधी संस्थाएं हैं। ज़्यादा सही सवाल ये होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, बजाय उसके कि भाई जाति प्रथा खत्म हो रही है। और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है, ये प्रश्न होना चाहिए। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वे ना तो राजनीति के प्रकृत स्वरूप को ठीक समझ पाए हैं और ना ही जाति के स्वरूप को समझ पाए हैं। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है और जातियों के आधार पर ही वोट देती है, ठीक है। लोग जाति के आधार पर कैंडिडेट खड़े करते हैं। आजकल जो भी सपा या इंडी अलायंस के जितने भी कैंडिडेट खड़े करे गए थे, जैसे हमारे यहाँ गोंडा से श्रेया वर्मा जी को खड़ा किया गया था, क्योंकि वर्मा वोट ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है।
गोंडा लोकसभा में वर्मा वोट थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से श्रेया वर्मा को खड़ा किया गया था ताकि वो जीत जाए। तो जाति के आधार पर ही लोग खड़े करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्टी जाति के आधार पर एक प्रकार से वोट डाल मतलब कि खड़ी करती है जनता को। अगला क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर, जाति की विशेषताएं बताएं। देखिए, भारत में जाति के आधार पर खान पान व सामाजिक प्रतिबंध लगे होते हैं। दूसरी बात, कुछ जातियां विशेष व्यवसायों को अपनी पुश्तैनी अधिकार समझती हैं और इस तरीके से एक प्रकार से, जैसे कि ब्राह्मण लोग पूजा पाठ या पंडिताई करते हैं, क्षत्रिय लोग एक प्रकार से लड़ने भिड़ने का काम, वैश्य लोग बनियागिरी यानी कि दुकान दरमस खोलने का काम, शूद्र लोग खेती का काम। तो ये सब एक प्रकार से कुछ विशेषताएं खुद अपने आप की, भाई कुम्हार है तो हम मिट्टी का बर्तन बनाएंगे, हम एक प्रकार से ये है बनिया है तो हम दुकान खोलेंगे, हम एक प्रकार से चमार है तो हम चमड़े का काम करेंगे, ठीक है। ये ऐसे तमाम प्रकार की, तो ये कुछ पुश्तैनी अधिकार लोग फिट कर लिए हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन से, जाति की परिभाषा बताइए। देखिए, जयप्रकाश नारायण जो कि एक बहुत बड़े मतलब कि एक प्रकार से समाजवादी व्यक्ति हैं, जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेरल्ड गोल्ड कहते हैं कि जाति मतलब राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व होता है, यानी कि राजनीति का एक आधार नहीं, राजनीति को प्रभावित करने का एक तत्व होता है जाति। किसने कहा था? हेरल्ड गोल्ड ने कहा था। जबकि जेपी नारायण जो हैं, इन्होंने कहा कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण एक दल है, एक पार्टी है। 53 नंबर प्रश्न, जाति में राजनीतिकरण की एक विशेषता बताएं। देखिए, जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी होती है। प्रत्येक जाति अपनी जाति को एक प्रकार से अपना समझती है, हम की भावना उसमें होती है। जातीय संघों और जातीय पंचायतों ने जातिगत राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जातिपात को समाप्त करने वाले आंदोलन अंतोगत्वा नई जातियों के रूप में मुखरित हुए हैं, जैसे कि लिंगायत, कबीरपंथी और सिख आंदोलन स्वयं नई नई जातियां बन गए हैं आजकल, ठीक है। जो एक प्रकार से हिंदू धर्म में लिंगायत संप्रदाय, कबीरपंथी या फिर जो सिख आंदोलन हुआ, इन सभी में भी जातियां कन्वर्ट होने लगी। लोग एक प्रकार जो जाति का विरोध करने आए वो भी खुद में जाति कन्वर्ट होने से, लोग कहते हैं मुसलमानों में जाति नहीं है या तमाम प्रकार के हिंदुओं में, तो आप देखते हैं सब में जातियां बननी शुरू हो गई, ठीक है। पहले 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मणों से मुखामासीत बाहु राजान्यकृता उरुतदसद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता। लेकिन आप देखेंगे कि उसी में 4 जो वर्ण थे उसी में से तमाम फैल गए दुनिया भर के। तो लोग जो विरोध करने आते हैं वही उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। राजनीति वाले लोग, सरकार के लोग जो उसका विरोध करते हैं, अपने स्वार्थों के लिए जातियों को उकसाते हैं और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। लोग जाति के नाम पर भड़काते हैं एक दूसरे से जलते हैं लोग, ठीक है। तमाम प्रकार की जातिगत हिंसे, धर्मगत हिंसे खूब हो रहे हैं लगातार। चलिए 54 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, जाति अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एकमात्र आधार नहीं रही है। यद्यपि राजनीति में इनका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो प्रभाव पड़ा, बाद में जाति भावना का सामंजस्य हुआ, उससे राजनीतिक संगठन में सहायता की है। विशेष अधिकार प्राप्त उच्च जाति समूह काफ़ी अधिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अधिक लाभान्वित होते हैं। जैसे आप देखते हैं अभी भी बहुत सारे राजनीतिक पार्टी पर जो क्षत्रिय वर्ग है उनका एक प्रकार से वर्चस्व कायम है, क्योंकि क्षत्रिय लोग राजा पहले से होते थे, उनके अंदर राज्य का गुण जो है शुरुआत से ही रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो एक प्रकार से आज भी एक प्रकार से आप देखते हैं क्षत्रिय वर्ग का जो दबदबा है, जो बोलबाला है राजनीति में, वो अभी भी एक प्रकार से आप देखेंगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न, भारत में अल्पसंख्यक की श्रेणियां बताइए। भारत में अल्पसंख्यक की श्रेणियां बताइए भैया। भारत में अल्पसंख्यकों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक, यानी ऐसी व्यक्ति जो भाषा, जैसे मान लेते हैं हिंदी, उत्तर प्रदेश में कोई तमिलनाडु वाला तमिल बोलने वाला व्यक्ति हो तो कम होगा, तो तमिलनाडु वाला व्यक्ति जो होगा यहाँ पर क्या होगा, अल्पसंख्यक होगा, भाषाई अल्पसंख्यक होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए या मान लेते हैं हम जम्मू कश्मीर में बात करें, तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा, जो है वहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक होगा, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से हिंदू कम मुस्लिम ज़्यादा होंगे, तो एक प्रकार से वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जैसे पंजाब में जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, सिख वहाँ पर बहुसंख्यक होंगे। तो इस तरीके से ये होता है आपका अल्पसंख्यक का फंडा। संसार के लगभग सभी देशों में धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता दी गई है। एक भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग का उद्देश्य सरकार से ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना होता है जिनके द्वारा वह अपने धर्म को और अपनी भाषा को सुरक्षित और जीवित रख सके और उनका बहुमत के साथ विलयन ना होने दे। चूँकि जो बहुमत बहुसंख्यक होता है वो हमेशा दबाने का काम करता है किसको, अल्पसंख्यक को, ताकि अल्पसंख्यक के लोग वहाँ से तो भाग जाएं। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो भाई अगर कन्वर्ट हो जाते तो रुक जाते, अगर नहीं कन्वर्ट हुए तो भगा दिया गया, मार पीट करके, जैसे करके किसी तरीके से वहाँ से भगाया गया उनको।
तो कहीं ना कहीं पे जो भगाया गया तो वो एक प्रकार से यही जो अल्पसंख्यकता है, चूंकि वो अल्पसंख्यक थे, कम थे, इसीलिए भगाए गए। ठीक है, अगर वो भी बहुसंख्यक होते, खूब ज़्यादा होते, तो भी डट करके सामना करते। क्लियर। तो इसीलिए जो अल्पसंख्यक होते हैं वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि भैया हमारी भाषा और हमारा धर्म, हमारी मान्यताओं को आप सुरक्षित रखो। ठीक है, यही अल्पसंख्यक होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 56 नंबर प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न है, भारत में ईसाई का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है? तो भारत में ईसाई लोग नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, और ईसाइयों का परसेंटेज सर्वाधिक आपको मिलेगा नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये सब बहुमत हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर अल्पसंख्यक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, बिहार में अल्पसंख्यक होंगे ये सब। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में मुसलमान हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता वारदात क्या है? सांप्रदायिकता, आप देखिए, जब दो धर्मों के बीच में या दो संप्रदाय के बीच में खूब दंगे होते हैं, अभी बिहार मतलब कि बहराइच में दंगा हुआ, धर्म को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ था। देखिए, सांप्रदायिक वारदात क्या है? सांप्रदायिक वारदातें, स्वाधीनता के बाद देश में समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे। इससे मुसलमानों में बहुमत समुदाय के विरुद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हुई। वर्ष 2006 में आप देखेंगे कि दौरान देश में 698 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिसमें 133 जाने गईं और 2170 व्यक्ति घायल हुए। जबकि दूसरे मतलब इससे पूर्व के वर्ष में देश में 779 सांप्रदायिक घटनाएं हुई थीं, जिसमें 124 व्यक्ति मारे गए थे, और लगभग 2066 व्यक्ति घायल हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तमाम प्रकार के दंगे, और आजकल भी दंगे रुके नहीं, हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे तमाम हो रहे हैं। अभी आप देखें, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, जब वो कोरोना वगैरह पीरियड उस समय था खूब ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है 59 नंबर, भ्रष्टाचार का अर्थ बताएं। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ आचरण। यदि लोक प्रशासक जो होता है, सरकारी कर्मचारी व्यक्ति जो होता है, वह एक प्रकार से अपनी शक्ति, अपनी सत्ता या अपनी सिचुएशन या अपनी स्थिति का प्रयोग जन सामान्य के लोगों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए करने लगता है, तो यही भ्रष्टाचार हो जाता है। अर्थात भ्रष्टाचार से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा अपने सार्वजनिक पद पर अथवा स्थिति का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ उठाना है, कि वो अपने पद पर है, अपने पद का निर्वहन जो उसके पद के नियम है या गरिमा है उसके हिसाब से नहीं कर रहा है, वो एक प्रकार से अपने हितों की पूर्ति के लिए एक प्रकार से काम कर रहा है और अपने हिसाब से काम कर रहा है, लोगों से लाभ ले रहा है, तो वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न आ चुका है, भ्रष्टाचार के मुख्य कारण बताएं। देखिए, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। लाल फीता सही पहला कारण होता है। दूसरा, नैतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। आजकल लोग जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो धर्म के हिसाब से सेट किए गए थे कि भाई आप ये काम चोरी करोगे, घूसखोरी करोगे तो इससे क्या होगा, भगवान गुस्सा होगा। अब लोग जान गए कि भगवान को गुस्सा नहीं होता है। अच्छा, जो चोरी कर रहा है, जो बेईमानी कर रहा है, वो बहुत आगे बढ़ गया, वो 4 चक्का से घूम रहा है, फार्चूनर में घूम रहा है, और जो व्यक्ति ईमानदारी कर रहा है वो सड़कों पर ऐसे पैदल घूम रहा है, और चप्पल भी नहीं है, फटी पुरानी धोती पहन के घूम रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि भाई बेईमानी में सब कुछ है, 2 नंबरी पैसा में सब कुछ है। इस वजह से लोग एक प्रकार से भ्रष्टाचार की ओर ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार आपको क्षणिक आनंद तो देगा, लेकिन दीर्घकालीन सुख आपको कभी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, आपको हमेशा डर लगा रहेगा। धन और पद का प्रलोभन भी यहाँ पर आपको मिलता रहता है, इस वजह से लोग भ्रष्टाचार करते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या क्या किए गए। भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त, इन दोनों की नियुक्ति की गई है, जो कि एक प्रकार से इस पर निगरानी रखते हैं और भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तारकुंडे समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, तारकुंडे समिति की अगर बात किया, 1975 के आसपास इसका गठन किया गया था। स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से जयप्रकाश नारायण ने चुनावी सुधार के लिए किया था इसका गठन, तारकुंडे समिति का, ताकि चुनाव में सुधार किया जा सके। इस समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश यह भी थी कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके द्वारा अपने खातों, आय के स्रोतों और खर्च के ब्यौरा का पूरा हिसाब दिया जाए।
यानी कि एक ऐसा नियम बनाएं जिससे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने खाता यानी कितना पैसा उनका है, आय कहाँ से वो कितना कमाते हैं और कितना खर्चा होता है पूरा का पूरा विवरण दें और पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन दें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दें पूरा का पूरा की, तब एक प्रकार से माना जाएगा। यदि खाते में गड़बड़ी आदि पाई जाए तो इसे दंडनीय अपराध माना जाए। ये इन्होंने कहा था जेपी नारायण ने, बहुत बड़े समाजवादी व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आंदोलन वाले व्यक्ति हैं। इनको एक प्रकार से बंद कर देता था जेल में तमाम। जेपी नारायण बहुत पावरफुल व्यक्ति थे अपने ज़माने के, बहुत जनता इनको बहुत चाहती थी उस समय 1976 में, आप देखेंगे, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था कि जैसे सांसद लोग या तमाम प्रकार के पार्टी जो होते थे आपस में बदल लेते थे, दल बदल होते थे। जैसे कि कोई भाजपा का था तो सांसद कांग्रेस में निकल गया, कांग्रेस का था तो इसमें निकल गया, इस तरीके से, तो इसको रोकने के लिए किया गया। वर्ष 1985 में 52 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों का पर निर्णय सदन के अध्यक्ष और सभापति को, अध्यक्ष कौन, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते वो, और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो, उनको भेजा जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। और कोई लोकसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा या राज्य विधानसभा का सदस्य होता है, अगर वो उनके मापदंडों पर खरा नहीं उतरता तो उनको एक प्रकार से निरस्त भी किया जा सकता है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से कितने माह से के भीतर लेना आवश्यक होता है। यानी अगर राष्ट्रपति की शासन आपको लगाना है किसी राज्य में तो उसकी स्वीकृति संसद से कितने दिन पहले लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक होता है। संसद के अनुमोदन के पश्चात भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी 6 महीने तक ही एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन आप एक प्रकार से लगा सकते, उसके पहले चुनाव करवाना जरूरी होता है। 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताएं। तो भारत में राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 356 में किया गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 352 में क्या किया गया, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। और अनुच्छेद 360 में क्या किया गया है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आज तक पूरे भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि पुनः 6 माह कर दी गई है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है दोबारा से 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, ये एक प्रकार से बताया गया। 67 नंबर क्वेश्चन से, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। तो 3 बार की जा चुकी है। पहला बार 1962 में, जब भारत और पाकिस्तान या चीन का युद्ध हुआ था, शायद भारत और चीन का युद्ध या कुछ हो रहा था, ठीक है। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971, भारत चीन का युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध। और 1975 में जब एक प्रकार से मतलब कि ये आंतरिक अशांति पर किया गया था कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर। उसके बाद में फिर कहा गया कि अब सशस्त्र विद्रोह अगर कोई करेगा तब लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है, जब एक प्रकार से कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, या कोई देश को खतरा हो जाए, तब एक प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। या तो आंतरिक अशांति पहले था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि जनता जब हाथ में एक प्रकार से सब चीज़ लेकर के, भाला बर्छी ये सब लेकर के पहुंच जाए, जनता विद्रोह कर दे, पूरा का पूरा सशस्त्र विद्रोह, यानी शस्त्र के साथ विद्रोह कर दे जनता, तब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के योग्य हैं, ठीक है। तो इन सभी का अगर आपको एक प्रकार से भैया क्या प्राप्त करना है, इन सभी का आपको अगर प्राप्त करना है PDF नोट्स, जितना भी आप पढ़े हैं ये सब, तो PDF नोट्स के लिए आप SMS करेंगे 9161 93 60 62 पर, और आपको PDF नोट सेंड कर दिया जाएगा। 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट के नहीं, जैसे कि ये जो क्लास हुई इसकी PDF नोट्स, ऐसे ही 2 क्लास और इससे पहले 3 क्लास हो चुकी इसकी, और चैप्टर वाइज जो कुछ PDF हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, और क्वेश्चन पेपर की PDF नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर। और 2025 में यानी आपकी बार जो परीक्षा होगी विभिन्न विश्वविद्यालयों की, उनकी भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यानी एक प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलने वाली है।
इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर वाला पेपर है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। यानी इसमें आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो एक प्रकार से जो आपका पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर में, उसकी भी पीडीएफ नोट है, उसकी वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। जैसे कि अभी आप दूसरा हमारा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आप देखेंगे को करिकुलर मास्टर पर, तो ये मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का वीडियो आज 8 बजे से चल रहा था रात में। आपने देखा होगा मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन बीए बीएससी बीकॉम के बच्चों के लिए 100 एमसीक्यूज एक प्रकार से ये लाइव मैंने कर दिया क्लास, आप लोगों ने इसको देखा होगा, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे तमाम क्लास और इसकी हो चुकी है, तो वो सब पीडीएफ नोट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आप फटाफट से एसएमएस करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।